फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आपने अभी तक सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया है और यदि आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी समय बचा है। आप इस सब्सिडी के थ्रू फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस सब्सिडी के थ्रू अपना मकान ले सकते हैं और उसमें 2,67,080 रुपये की सब्सिडी आपको भी मिल सकती है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर या क्या मिस्टेक हो जाए या कौन से मिस्टेक होने पर आपको इस सब्सिडी से बाहर किया जा सकता है, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप पहले से ही चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो एक बार मैं फिर से आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि कौन सी मिस्टेक होने पर आपकी सब्सिडी रुक जाती है या आपको सब्सिडी से बाहर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यदि आप भारत के नागरिक हैं और यदि आपने बना बनाया मकान लिया है या आपने प्लॉट लिया है और उस प्लॉट पर आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या आधा कच्चा या आधा पक्का घर है, उस पर आप रिनोवेशन करवा रहे हैं, तब भी आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको लोन लेना होगा। यदि आप इस सब्सिडी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको लोन लेना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा और जिस प्लाट या मकान का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या रिनोवेशन करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टीज़ में लेडीज़ का नाम होना ज़रूरी है। यस फ्रेंड, यदि उसमें लेडीज़ का नाम नहीं होगा तो आपको इस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसमें आपकी वाइफ का नाम होना ज़रूरी है। यदि हस्बैंड का नाम नहीं भी होगा तब भी चलेगा और है तब भी आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। और अब इस प्रॉपर्टी पर आपको कम से कम 6 लाख का इस प्रॉपर्टी पर आपको कम से कम 6 लाख का लोन लेना होगा। यदि लोन आप इससे कम का लेंगे तो आपको सब्सिडी पूरी नहीं मिल पाएगी। आपको जो सब्सिडी है उसका अमाउंट 2,67,080 रुपये से कम का मिलेगा, यानी वो अमाउंट कुछ कम आएगा और उसका जो टेन्योर पीरियड है वो कम से कम 20 साल होना चाहिए। यदि आप इससे कम का टाइम चूज़ करते हैं तब भी आपको सब्सिडी कम मिलेगी और यदि इससे ज़्यादा का टेन्योर होता है तब सब्सिडी आपकी जो है उतनी रहेगी, ये बढ़ेगी नहीं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपकी प्रॉपर्टी में जो ऑनरशिप है उसमें हस्बैंड के साथ साथ वाइफ का नाम होना कंपलसरी है। यदि हस्बैंड का नहीं भी होता है तब भी चलेगा, बट कंडीशन यही है कि लेडीज़ का नाम होना कंपलसरी है और इसके लिए आपको बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको किस बैंक में अप्लाई करना है ताकि आपकी जो सब्सिडी है ताकि उस सब्सिडी में कोई भी रुकावट नहीं आए, कोई भी मिस्टेक नहीं हो आपके फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जिस भी बैंक के एनबीएफसी से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिए कि क्या वहाँ सब्सिडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना पूछे ही उस बैंक के एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं और बाद में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमें सब्सिडी नहीं मिली है, हमने क्या गलती की थी। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको लोन लेते वक्त इसको अच्छी तरह से इंक्वायरी वहाँ पर कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि जो भी 18+ है, जिसका भी अर्निंग सोर्स यानी जिनकी कमाई होती है, वो सभी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेडीज़ ओनरशिप की। तो बहुत बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यदि कोई बेटा है, बहुत सारे लोग मकान परचेस कर लेते हैं या प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसमें अपनी मदर या सिस्टर का नाम लेडीज़ ओनरशिप के चक्कर में डाल देते हैं और इसके बाद उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मैरिड पर्सन है तो जो आपकी फैमिली है वो आपकी वाइफ और आपके बच्चे ही होंगे, तो उसमें ऑनरशिप में नाम सिर्फ आपकी वाइफ का ही होगा। बट यदि आप सिंगल पर्सन है तो आप खुद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल होंगे। तब आपको किसी भी लेडीज़ का नाम वहाँ पर डालने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होगी, यानी ये कंपलसरी नहीं है कि आप सिंगल अप्लाई नहीं कर सकते। सेम वैसे ही यदि कोई लड़की है और वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अर्निंग करती है, तो वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकती है। वहाँ पर किसी और को पार्टनर के रूप में उसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेम एक मेन को और एक लेडीज़ को, दोनों ही अपने अपने नाम से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते।
कहते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट इसमें जो लाइन दी हुई है आप रीड कर सकते हैं इजली, फैमिली बिलोंगिंग टू EWS, LIG, MIG कैटेगरीज, यानी किस कैटेगरी से होना चाहिए, जो भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहा है EWS, LIG या MIG कैटेगरीज से होना चाहिए। और अभी जो है MIG कैटेगरीज को जो सब्सिडी मिल रही थी वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो अभी यदि आप इस EWS या LIG कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है नॉट ओविंग पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया इन हिज और फैमिली मेंबर्स नेम, यानी कि इंडिया यानी भारत देश के अंदर कहीं पर भी पक्का हाउस उस आदमी के नाम यानी जो भी अप्लाई कर रहा है सब्सिडी के लिए और उसके फैमिली मेंबर के नाम पर नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस हाउस इन सेमी पक्का और कच्चा यानी कच्चा हाउस और सेमी पक्का हाउस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप रिनोवेशन करवा रहे हैं तब भी इस सब्सिडी का फ़ायदा आपको मिल सकता है। फैमिली इज़ डिफाइंड एज हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। तो देख लीजिए फैमिली यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि क्या होगी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उसके अनमैरिड बच्चे ही उस फैमिली का हिस्सा होंगे। एडल्ट अर्निंग मेंबर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ जो है ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि यदि कोई अनमैरिड पर्सन इसके लिए अप्लाई करता है तो उसका भी इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। यदि आप अनमैरिड है अपनी फैमिली से अलग रहते हैं तब भी आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं अनमैरिड हूँ, अर्निंग करता हूँ, तो क्या मैं अपनी मदर को, ऐसा ज़रूरी है कि मुझे अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को यहाँ पर ऑनरशिप में देना होगा, ऑनरशिप यहाँ पर देना होगा? तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंगल पर्सन भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे भी सब्सिडी का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि आप रेडी टू परचेस हाउस यानी बना बनाया मकान कहीं से किसी भी कॉलोनी में या कहीं से भी परचेस कर रहे हैं, तो उसे परचेस करने के लिए यदि आप किसी भी बैंक से जहां पर भी आपका अकाउंट है या अदर कोई भी बैंक जहां पर आप कांटेक्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है यानी उस मकान को आप परचेस कर चुके हैं और बैंक से आपके लिए लोन अप्रूव हो जाएगा, तब बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहेगा और बैंक खुद आपसे CLSS के लिए कांटेक्ट करेगा। कुछ दिनों बाद आपके पास आपके जो कांटेक्ट नंबर आपने बैंक में दिया है उस नंबर पर आपके पास एक मैसेज आएगा PMI के द्वारा। उसमें आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा और इस एप्लीकेशन ID को आपको CLSS पोर्टल पे जाएंगे और उस एप्लीकेशन ID को आपको एंटर करना है, यानी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस CLSS ट्रैकर में 5 स्टेप्स दिखाई देगी। एप्लीकेशन ID जनरेटेड, ड्यू डिफरेंस बाय PLI, क्लेम अपलोडेड, सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड और सब्सिडी रिलीज्ड टू PLI, यानी ये 5 स्टेप्स है और जैसे जैसे एक एक स्टेप्स कंप्लीट होती जाएगी वो स्टेप्स आपको ब्लू होती यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि इस ट्रैकर के थ्रू आप अपनी सब्सिडी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी अभी किस स्टेट पर पहुँची है। तो फ्रेंड्स अब इसमें बात कर लेते हैं कि ईयरली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो 6 लाख से कम आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए। 6 लाख से अधिक जो इनकम 6 लाख से अधिक इनकम वालों की जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी 31 मार्च 2021, जो कि निकल चुकी है। और अब 6 लाख से कम वाले इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, बट अब अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आया। यदि ऐसा कोई अपडेट आता है तो आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप एक बार सब्सिडी ले चुके हैं तो क्या दोबारा इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसको माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसके तहत आप सिर्फ एक बार ही सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक और कंडीशन है इसकी, उसको आपको माइंड में ध्यान रखना है कि PMY CLS यानी कि जो शहरी क्षेत्र की योजना है इसका फ़ायदा आपको सिर्फ शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी पर ही मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। और यदि आप एक बार सब्सिडी का फ़ायदा ले चुके हैं, चाहे आपने गांव में सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, तब आपको शहरी क्षेत्र में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी सब्सिडी आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी, एक फैमिली को सिर्फ एक ही बार सब्सिडी मिलेगी। और ये ध्यान रखिए कि यदि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, बट यदि जो प्रॉपर्टी है जिस पर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो या उस पर रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन आप जो भी करवा रहे हैं, वो एरिया आपको शहरी क्षेत्र में ही होना चाहिए, तभी आपको इस सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद भी आपकी काफ़ी सारी ये कमेंट्स आती है कि हमारी एप्लीकेशन इस स्टेज पे रुक गई है, क्या हमें इस बैंक से दूसरे बैंक में अपना लोन जो है ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो सबसे पहले यदि आप फ्रेश हैं, यदि आप पहली बार इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जिस बैंक से सब्सिडी लेना चाहते हैं, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, उसमें इंक्वायरी कर लीजिए कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। क्योंकि कभी कभी आप
ये जानकारी नहीं लेते हैं और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर चुकाना पड़ता है। और जब आपको जानकारी मिलती है कि दूसरे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, तब आप टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, यानी अपना लोन ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में कभी कभी काफ़ी सारे लोगों की जो सब्सिडी है वो रुक जाती है। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जब तक आपकी सब्सिडी नहीं आती है, यदि आपने अप्लाई कर दिया और वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप टेक ओवर करने की सोच रहे हैं, तो जब तक आपकी सब्सिडी नहीं आती है तब तक तो आपको रुक जाना है। और यदि आप फ्रेश हैं तो पहले अच्छी तरह से जानकारी निकाल लीजिए, उसके बाद ही वहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो देखिए ये फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कोशिश की इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने की, कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी लेने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को आंसर देने की। थैंक यू सो मच।